नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। पीएम मोदी ने भाजपा की तरफ से ईद से पहले 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईदी भेजी, जिसे सौगात-ए-मोदी नाम दिया गया बीजेपी के द्वारा। और नवदुर्गा में वक्फ संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से पारित कर लिया गया और राष्ट्रपति के दस्तखत भी हो चुके हैं। कानून की अधिसूचना जारी हो गई है। पहले तोहफा, बाद में कानून को अब भाजपा गरीब मुसलमानों के लिए वरदान बता रही है। भाजपा का कहना है कि पहले का वक्फ कानून ऐसा था कि उसका नोटिस आते ही लोग डर जाते थे, डर के मारे कागज ढूंढने लगते थे। 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य मुस्लिम कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं को खुश करना था, बकौल बीजेपी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अब नया वक्फ कानून है, वक्फ की पवित्रता और मुस्लिम संप्रदाय के गरीब, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगा नया कानून। जो पीएम मोदी ने इस पर कहा है वही भाजपा की रणनीति है, यानी बीजेपी वक्फ कानून के विरोध को अशराफ बनाम पसमानदा बनाने की रणनीति पर शायद काम कर रही है। बीजेपी के मुस्लिम नेता ये बताने में लगे हैं कि वक्फ संपत्तियों का लाभ अभी तक मुसलमानों का अशराफ तबका यानी उच्च वर्ग के मुसलमान उठा रहे थे, लेकिन नए कानून बनने के बाद इसका लाभ पिछड़े यानी पसमानदा मुसलमानों को मिल सकेगा। भाजपा को ये उम्मीद है कि ये नया नैरेटिव सेट करने से एक तरफ तो नए वक्फ कानून को लेकर पनप रहे विरोध के सुरों को थोड़ा शांत किया जा सकेगा, तो वही दूसरी तरफ पसमानदा मुसलमानों को भाजपा से जोड़कर सपा और कांग्रेस जैसे दलों के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास भी हो सकता है। अब इस मुहिम को वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ कानून को लेकर देश भर में फैली तथाकथित भ्रांतियों और अफवाहों को दूर करने का बीड़ा उठाया है। संघ से जुड़े हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने ईद मिलन समारोह में मुसलमानों के लिए वक्फ कानून के फायदे गिनाने के लिए देश भर में 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और 500 सेमिनार करने का ऐलान किया था। इस ईद मिलन समारोह में वक्फ संशोधन पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार और आरएसएस संपर्क प्रमुख रामलाल शामिल हुए थे। और अब पीएम मोदी के कार्यक्रम में दी गई स्पीच भी उसी के बारे में है। तो क्या भाजपा की इस मुहिम से पसमानदा मुस्लिम गदगद होकर भाजपा को मदद करेंगे? आज की चर्चा इस पर होगी, उससे पहले बयानों पर एक नजर। आप दलितों से आरक्षण छीनेंगे, हम इसके लिए तैयार नहीं है प्रधानमंत्री जी। आप मुसलमानों की जमीनों को कब्जा करके अपने मित्रों को बांटेंगे, हम इसके लिए तैयार नहीं है प्रधानमंत्री जी। और आपने मुसलमानों को इतना कॉर्नर कर दिया है। कल तो आप वल्लाह वल्लाह कर रहे थे, लेकिन पीठ में तो कोई मुसलमानों के इंशाअल्लाह कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान 25 करोड़ भारत के नागरिक हैं। आप उन्हें हिंद महासागर में बहाने का जो आपका कार्यक्रम है उसको आप भूल जाइए। आखिर ये वक्त का जो कानून है, क्या बात है, तो आप भी तो शामिल नहीं थे उस दिन। आप देश को विश्वास में नहीं ले सके प्रधानमंत्री जी। एनडीए पार्लियामेंट के अंदर विश्वास में नहीं ले चुकी कि क्यों आप मुसलमानों की दरगाहों को, शिया इमामबाड़ों को, कब्रिस्तान की जमीनों को आप एक्वायर करना चाहते हैं, जिसका आदेश आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के जरिए हर जिले को दे दिया है। देखिए, वक्फ अधिनियम में जो संशोधन पारित कराए गए हैं, निश्चित रूप से सौगात तो हैं, किंतु ये सौगात पासमानदा मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि भूमाफियाओं के लिए है। भाजपा ने भूमाफियाओं से हाथ मिला लिया है। भाजपा वक्फ की भूमियों की लूट करेगी और उन्हें औने पौने दामों में अपने उद्योगपति मित्रों के हवाले कर उनसे मोटा चंदा वसूल करेगी। यदि प्रधानमंत्री मोदी जी को, भाजपा को और संघ को पासमानदा मुसलमानों की चिंता हो रही है, तो निश्चित रूप से हम इसका स्वागत करते हैं। किंतु प्रधानमंत्री मोदी जी को और भाजपा को और संघ को ये बताना होगा कि ये लोग पिछड़ों की, आदिवासियों की और दलितों की चिंता कब करेंगे, जिनकी जनसंख्या 85% है। ये लोग जातिगत जनगणना कब कराएंगे, ये लोग आरक्षण पर जो 50% की सीमा की दीवार खड़ी की गई है उसको गिराने का विधेयक कब लाएंगे, ये लोग हिंदू धर्म स्थानों में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की भागीदारी को तय करने के लिए विधेयक कब लाएंगे, यह देश की जनता जानना चाहती है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल अब देश में कानून बन चुका है और इस कानून को खत्म करने के लिए एक लंबी लाइन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़ी है पीआईएल लेकर के। लेकिन ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके संरक्षण में, जिनके सरपरस्ती में खुला खेल मुरादाबादी लूट का वक्फ बोर्ड के तहत चल रहा था और 40 लाख एकड़ जमीन इस देश में गरीबों की, मजलूमों की,
अन्य संस्थाओं की सरकारी जमीन, तमाम विभिन्न धार्मिक संगठनों की जमीनें कब्जा कर ली गई। इस तरह का खुला लाइसेंस देने का काम विपक्षी सरकारों ने किया था और उसके लाभार्थी चंद लोग थे, गिने चुने लोग थे। और ये वही चंद लोग हैं जिन्होंने सीए और एनआरसी में भी मुस्लिम समाज को भ्रम में डालकर षड्यंत्र के तहत सड़कों पर उतारने का काम किया था, और आज वही फिर उन्हीं के बल पर धमकी दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी रचनात्मक मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर देश की जनता में किसी भी प्रकार का आंदोलन खड़ा हो सके। चलिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन सा वर्ग है जो हर बार ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाता है। आखिर कौन सा वर्ग है जो हर वर्गीकरण में लाभ ले जाता है, और एक गरीब वर्ग इसकी हर बार हर कानून को लाते समय, उसे लागू करते समय, उसे अपनाते समय, चुनाव के समय उसकी बात तो होती है, लेकिन 5 साल बाद वो गरीब वहीं पर नजर आता है जहां से वो शुरू हुआ था। खैर, चर्चा करेंगे इस पर। दिनेश प्रताप हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे, जावेद मलिक अंसारी कांग्रेस से, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से, दिनेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले मैं साहब आप ही के पास आना चाहूंगा दिनेश जी, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। वक्फ बिल, सौगात मोदी, तमाम तरह की बातें अक्सर हम यही देखते थे कि अक्सर जब बात होती थी अल्पसंख्यक वर्ग की तो उनमें कमियां गिनाना या उनसे जुड़े जो विवादित मसले थे उन पर ही बात होती थी। आज अचानक ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाजपा को अचानक से, शायद अचानक शब्द का इस्तेमाल करना सही होगा या नहीं, पर ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि मुसलमानों से सहानुभूति प्रतीत हो रही है बीजेपी को, खासतौर से गरीब मुसलमानों से, जिनके हित की बात हो रही है कि वक्फ बिल आने के बाद शायद कुछ ऐसा होने वाला है जो हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों ने शायद आज तक कभी सोचा ही नहीं था, या फिर जो विधि विशेषज्ञ और जो अधिवक्ता है वो समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कानून में क्या है जो गरीब मुसलमानों की जिंदगी बदलने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि सर आप ही प्रकाश डालिए इसमें। जी अभिषेक जी, दिनेश प्रताप आपने जो कहा, जी हाँ, आपने मुझसे पूछा या नहीं सर मैंने बीजेपी से। अच्छा ओके, सॉरी, दोनों का ही नाम दिनेश इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है जी। एक्चुअली अभिषेक जी क्या है कि इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, एक समय था पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन वो लोग जब काम करते थे तो देखते थे कि किसका वोट हमको मिलेगा और हमको उसी के लिए क्या काम करना है। तो हमेशा इन लोगों ने बांटो और राजी करो, यही उन्होंने काम किया है। कभी उन्होंने जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी अगड़ों के नाम पर, कभी पिछड़ों के नाम पर, इस तरह से उन्होंने योजना बनाई। लेकिन 14 में जब से देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी बने, तब से आप बता दीजिए, जितने पैनल में बैठे हुए लोग हैं सबको मैं चुनौती देकर कहता हूं कि मोदी सरकार की एक योजना बताइए जो किसी जात, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी मजहब के नाम के लिए बनाई गई हो। हम कोई भी काम, मोदी जी की सरकार या योगी जी की सरकार कोई भी काम ये देख के नहीं करती है कि फला धर्म लोग हैं। जो भी सरकार की योजनाएं हैं समान रूप से उन सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसकी चर्चा हम आप कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं, अब तो उनको सबसे ज्यादा हो रहा है। और अब शेख जी कह रहे हैं कि आप अचानक से ऐसा क्या हुआ? अचानक से कभी नहीं हुआ। इसके पहले भी मोदी जी ने ट्रिपल तलाक ले आया था ना विधेयक, उस समय भी एनडीए गठबंधन के लोग हाय तौबा कर रहे थे, सब लोग सीना फाड़ रहे थे, पीट पीट के रो रहे थे, लेकिन खुश कौन था? तो आम मुस्लिम महिलाएं खुश थी। आज जब वक्फ बिल आया है तो आज कौन खुश है? आज खुश है जितने मुस्लिम भाई हैं वो खुश हैं। लेकिन दुख किसको हो रहा है? दुख उनको हो रहा है जो अपने आप को मुस्लिम नेता साबित करने में जुटे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हों, जितने भी एनडीए अलायंस के नेता हैं वो सबसे ज्यादा बड़े जो है मुस्लिम नेता बनना, सबसे ज्यादा तकलीफ उनको है। किसी मुसलमान भाई को इससे कोई तकलीफ नहीं है, आम मुस्लिम इससे खुश है। वो जानता था जब से भाई जब बिल हो गया तो कानून बन गया, इस पर चर्चा ही नहीं होगी। ये लोग गए हैं कोर्ट ना, सर्वोच्च न्यायालय गए हैं, वहां भी निर्णय हो जाएगा। अब तो राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर ऊपर हो गया है। दिनेश जी, अचानक इस पर इसलिए भी बात हो रही है
क्योंकि जब 3 तलाक का आप कानून लाए थे तब बीजेपी को इतना कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि आप एक बेहतरी महिलाओं के लिए लाना चाहते थे, समाज में महिलाओं को स्पष्ट रूप से होता हुआ दिखा, इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। ये जो बात हो रही है शायद इसलिए भी हो रही है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सौगात मोदी उस वक्त आता है, कहीं ना कहीं इसे भी मुस्लिम अपीसमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है। और अगर आप बात कर रहे हैं अचानक की, तो 14 से लेकर 24 तक साहब आप ही की सरकार है। आखिर 10 साल क्यों लगे आपको ये सोचने में कि वक्फ कानून जरूरत है? और खासतौर से तब जब 2019 में आपके पास ना सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी प्रचंड बहुमत थी। 24 में तो आपका आंकड़ा गिरा है। टीडीपी और जेडीयू तो अभी भी ऐसे ऐसे हालत है कि वो साथ है कि नहीं है, वो खुद ही में कंफ्यूज चल रहे हैं। नहीं, देखिए, वो साथ थे तभी उन्होंने साथ दिया है, और ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बहुमत से पास हुआ है, इसलिए नहीं अचानक से हुआ है। और कोई भी काम इस तरह से हम नहीं करते हैं। जब से मोदी जी आए तब से इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है वो सारे चीज किए जा रहे हैं। चाहे आप 370 या 35 से ले लीजिए, चाहे राम मंदिर का इशू ले लीजिए, चाहे ट्रिपल तलाक का इशू ले लीजिए, चाहे आप वक्फ का संशोधन का बिल ले लीजिए। इन्होंने कहा, विपक्ष ने कहा पार्लियामेंट में चर्चा के दौरान कि जेपीसी को जाना चाहिए, जेपीसी में गया, उस पर चर्चा हुई, चर्चा परिचर्चा के बाद जो है इस सदन में आया, सदन में लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई, और चर्चा के बाद हुई, और बहुमत से आज ये बिल पास हुआ। राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर हो गया। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप अब इसलिए करते हैं कि हमें काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब बेहतरी के लिए काम करती है तो मुल्क के आवाम के लोग खुद मोदी जी से जुड़ते हैं। हम आपको उदाहरण दें, अभी जो चुनाव हुआ कुदरकी में, वो सीट उसमें सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय को लोग हैं, लेकिन जीत किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी की। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, अभी चुनाव हुआ दिल्ली में, एक सीट है वहां मुस्तफाबाद, जो मुस्लिम बहुल सीट, लेकिन वहां किसकी जीत हुई? भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। ये क्या बताता है? ये बताता है जो लोग डरा रहे थे इनको कि भाजपा आ जाएगी, मोदी जी आएंगे तो आपको खा जाएंगे, किसी को खाया? हाँ, इस देश में जो गलत कानून थे उनको खाने का काम किया है। उन मुसलमान भाइयों, पसंदा मुसलमान भाइयों के, पिछड़े मुसलमान भाइयों के हित के लिए। और इन वक्फ बोर्डों पर कुंडली मारकर कौन लोग बैठे हैं? इनकी जमीनों पर कब्जा कौन है? दिल्ली राजधानी में उबराए होटल है, हंस रहे हैं लोग, हंस रहे हैं। ये बड़ा सवाल तो ये जरूर है, नहीं उनसे भी जरूर जवाब लेंगे। आगे देखिए जी, आगे अभिषेक जी देखिएगा, अब एक ही डिबेट में एक ही व्यक्ति बोलेगा कि अभिषेक जी। ठीक है जावेद मलिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से कहिए, फिर मैं पूजा जी आपके पास भी आऊंगा। ठीक है जावेद जी। 15 मिनट दिए आपने इन्हें, मुझे 3 मिनट दे देना। मेरा सवाल यह है, ये कह रहा है कि ये बहुत अच्छा कानून है, पसमानदा मुसलमानों के लिए काम करेगा। कौन सा प्रावधान है इसमें जो पसमानदा समाज के लिए काम करेगा? कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा, 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें, उसमें भाजपा ने समर्थन किया था। 1995 में भी भाजपा ने समर्थन किया था जब वक्फ संशोधन कानून में बदलाव हुए थे। तीसरी बात ये कह रहे हैं मोदी जी ने देश के लिए काम करा। मोदी जी की सौगात मिली है मणिपुर को, जहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अभी 2 दिन पहले खबर आई है कि वाराणसी में मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां 12वीं क्लास की छात्रा के साथ 23 लोगों ने बलात्कार किया। ये है मोदी जी की सौगात। और मोदी जी की सौगात एक और मिली है देश को, कि क्या मिला है? 2 दिन पहले 19 लाख करोड़ शेयर मार्केट में देशवासियों का डूब गया, ये सौगात मिली। और सौगात क्या मिली है कि ट्रंप जो मित्र जिसके लिए वोट मांग रहे थे, 100 करोड़ रुपया खर्च कर रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, उसने 26% भारत पे टैरिफ लगा दिया। मोदी जी चुप हैं, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं। सौगात तो देश को बहुत मिली। और ये जो कानून बना है वक्फ का, यह संवैधानिक है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को ये बहुत छाती पीट रहे थे, वो भी अब असंवैधानिक साबित हुआ था, ये भी होगा। ट्रिपल तलाक की भाई साहब ने बात की, ट्रिपल तलाक का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि सिविल रॉन्ग को क्रिमिनलाइज कर दिया आपने, जो कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जाता है। तीसरी बात मैं बता दूं, आपने एक और कानून बनाया था, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया। और आप बुलडोजर, आप बहुत कूद रहे थे, बुलडोजर चला रहे थे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी के घर पे बुलडोजर चलाते हो तो आप संविधान पे बुलडोजर चलाते हो। तो ये खोखले वादे जुमले हम सुन चुके हैं बहुत। नाम तो प्रधानमंत्री का नरेंद्र है, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया के सामने सरेंडर कर दिया, खुद को घोषित किया था विश्वगुरु। आज बांग्लादेश के सामने भी झुक के बात कर रहे हैं, जिसको हमने लिबरेट कराया, जिसको हमने आजाद कराया। ठीक है, वो भी वैसे ही मुद्दे रख रहे हैं कि मैं सीधे पूछूंगा कि आज
जो गरीब वर्ग है, मैं किसी एक धर्म के विषय में नहीं जाना चाहता, हालांकि लगातार बात हो रही है, उसे वर्ग में बांटा जा रहा है कि गरीबों की आखिर जरूरत क्या है? जमीन, नौकरी, एक स्थायी नौकरी, रोजगार, कुछ सेविंग, बच्चों की बेहतर शिक्षा, क्या इस पर बात हो रही है? किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को क्या आप संतुष्ट कर पा रहे हैं? मैं तो ये भी पूछ रहा हूं, क्या ऐसा हो पा रहा है? देश को गरीब से और गरीब कर दिया इन्होंने। 80 करोड़ को तो ये खुद कह रहे हैं कि हमने राशन दे रहे हैं। तो 10 सालों में आपने देश को इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया कि 80 करोड़ को राशन देना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कमजोर मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, आपने तो जो अमीर थे उनको भी गरीब बना दिया। आज 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है बेरोजगारी में। आरबीआई का रिजर्व ये लूट के खा गए हैं। देश पे 205 लाख करोड़ का कर्ज है। कहां है विश्व गुरु? जावेद जी, अक्सर कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि यू हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर माइनॉरिटीज इन अ वे कि जब कुछ गलत भी हो रहा होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं बजाय उस पर कड़े कदम उठाने के, कड़ा रुख अख्तियार करने के। जो बीजेपी दावा करती है कि वो करती है, वो कानून लाती है, वो संशोधन करती है, वो डरती नहीं है कि माइनॉरिटी हमसे छिटक जाएगा, लेकिन कांग्रेस को इस बात का हमेशा डर रहता है, इसलिए वो ऐसे मुद्दों पर पीछे हट जाती है। बिल्कुल नहीं। ये भाजपा का मतलब ही है बांटो, राज करो और झूठ बोलो। इनकी विचारधारा क्या है? झूठ और नफरत। और हमारी विचारधारा क्या? अहिंसा और सत्य है। ये तो जग जाहिर है। लड़ाई इस चीज में अभी इनकी मुखपत्र है आरएसएस का ऑर्गेनाइजर, उसमें लेख छपा था कि अब तो हमने मुसलमानों की जमीनों को छीन ली है, अब हम क्रिश्चियन की बारी है। तो लेख छपा है इनके ऑर्गेनाइजर में। तो ये केवल झूठ बोलने वाले लोग हैं, देश को गुमराह करने वाले लोग हैं, देश को बेचने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। पूजा जी, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोर वोटर समाजवादी पार्टी का माना जाता है, या फिर आप ही की पार्टी के नेताओं की तरफ से कई अक्सर बयान आते हैं, यादव और मुसलमान साहब के प्राइम वोटर्स माने जाते हैं। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि स्ट्रैटेजिकली उन्हें टारगेट किया जा रहा है, आपकी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके द्वारा, ताकि उन्हें अपने पास लाया जा सके। खासतौर से जो पिछड़ा वर्ग है, जिनकी बात सुननी जाती, जो आर्थिक और शैक्षणिक दोनों ही स्तर पे गरीब है, पिछड़े हुए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपील करने की कोशिश कर रही है, जो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा नहीं। अभिषेक जी, अगर अपील करने की कोशिश कर रहे हो तो काफी बढ़िया होता। हम मान लेते जो 69,000 भर्तियां जो लंबी चल रही हैं, जो अभी तक भी छात्र परेशान हैं, उसको क्लियर कर देते हैं। हमें भी अच्छा लगता, करे भाई प्लीज करे, पर उनकी उन्नति के लिए कुछ करे। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, आप ऐसा एक योजना बता दीजिए जो किसी एक जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए हो। भाई आप कर भी नहीं सकते। अपने जो है क्या प्रधानमंत्री जी अपने सैलरी से काट करके योजना चलाते हैं कि मुख्यमंत्री अपने सैलरी से चलाते हैं? जनता का पैसा है, आप योजना में डिफरेंशिएट कर कैसे सकते हैं? कर भी नहीं सकते। उसके बाद में आ जाइए, आपने भी चलाई थी ना सौगाते मोदी। आपको पता सौगाते मोदी जो है क्यों चलाना पड़ा इनको? जो है ईद में इन्होंने कहा था हिंदुओं को कि हम जो है होली पे आपको 2-2 सिलेंडर देंगे, वो नहीं बांटा उन्होंने। उसके बजाय जो है जब ईद आई तो ईद पे सौगातें मोदी बांट दी, क्योंकि इनको फिर चुनाव दिखने लगा कि बिहार में चुनाव है। कथनी करनी में जो फर्क है अभिषेक जी, वो धरातल पर दिखता है। जब आपको 543 सीट में से एक सीट नहीं मिलती कि आप जो है मुसलमानों को चुनाव लड़ा सके, उनको रिप्रेजेंटेशन दे सके, आपको एक मंत्रिमंडल नहीं मिलता है कि आप उनको वहां पे रिप्रेजेंटेशन दे सके, और अचानक से आपको याद आता है कि नहीं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके लिए भी जरूरी है। अगर आप उठा करके देखेंगे तो उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया है? बहुआयामी मापदंड लेकर के आए हैं कि भाई हम बहुआयामी मापदंड लेकर के आएंगे, आपकी इनकम नहीं बढ़ाएंगे पर आपको गरीबी रेखा से बाहर कर देंगे। इनकम बढ़ानी, गरीबी रेखा से बाहर। इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी जितना जो है देश में हो रखा हुआ है, इतना आज से पहले कभी नहीं था। और जिस दिशा में सरकार जा रही है, हमें लगता है कि ये जरूर बन जाएंगे विश्व की एक इकोनॉमी, नंबर 1 की इकोनॉमी। सिर्फ 1% लोगों के पास में देश की 99% संपत्ति हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रतिशत है, आंकड़े हैं बढ़ रहे हैं संपत्ति को लेकर के, वो इसी डायरेक्शन में जो है दिख रहे हैं। अभी फिर ये कह रहे थे कि हम इनका भला चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं, 3 तलाक लेकर के आए। अरे इतिहास कोई नहीं भूलता है। जब हिंदू कोड बिल आया था तो छाती पीट पीट करके कौन रोया था? हिंदू कोड बिल को जो है आने नहीं दिया आपने, उसको फ्रैक्शन कर करके, पार्ट कर करके जो है उसको पास करना पड़ा अलग अलग समय में, अलग अलग कार्यकाल में। और आप कह रहे हैं आप बड़ा भला चाहते हैं, आप भला चाह रहे होते तो आपकी जो है। लेकिन पूजा जी, जो अभी आपने एक बात कही कि देश का 1% एक वर्ग है जो अमीर होता जा रहा है, 99% गरीब, क्या मुस्लिम वर्गों में भी एक ऐसा वर्ग नहीं है जो बहुत अमीर है और एक मेजोरिटी वर्ग है 19 करोड़ के लगभग, जैसे आंकड़े दिए जा रहे हैं, वो बहुत पिछड़ा हुआ है? अगर यूपीए की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में जो वक्फ कानून लाया गया था वो इतना ही सुदृढ़ और बहुत अच्छा था, तो ऐसी स्थिति क्यों बनी? और अगर ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूं वो गलत है तो फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का क्या, जो यूपीए सरकार में उसे लागू जरूर नहीं किया गया, लेकिन उसने वो सच्चाई तो बताई ना कि मुसलमानों की स्थिति क्या है।
तो आखिर जो दावा बीजेपी कर रही है कि इनकी हालत खराब है, जिनके लिए वक्फ लाया गया कि उनका उद्धार हो सके, वो तो हुआ नहीं, तो फिर इसमें बदलाव क्यों ना किया जाए? अभिषेक जी, जो सेंट्रल स्टैट्यूटरी बॉडी है वक्फ बोर्ड, और स्टेट स्टैट्यूटरी बॉडीज बहुत सारे हिंदुओं के भी है, क्रिश्चियन के भी हैं, सिख के भी हैं। अब क्योंकि ये सेंट्रल स्टैट्यूटरी बॉडीज हो गए, बाकी सारे स्टेट स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, इसलिए उन पे चर्चा नहीं हो रही। आज ही इस पे इंटरवीन कर रहे हैं। अगर आपको तरक्की करनी होती तो आप क्या वेट कर रहे होते कि नहीं हम ये बोर्ड रहेगा, जब इस पे हम संशोधन करेंगे तभी हम किसी समाज की तरक्की करेंगे। अगर आपकी तरक्की की इच्छा होती तो भाई आप तो सरकार में थे ही, आप तरक्की के डायरेक्शन में काम कर रहे होते, आप सर्व समाज के लिए भी काम कर रहे होते ना, तो भी उनकी तरक्की हो गई होती। मैं तो फिर कहती हूँ, अगर आप प्लीजमेंट में यही करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो है पिछड़े आपके साथ में जाए, तो 69,000 की जो मामला चल रहा है उसको शॉर्ट आउट कर दीजिए। पीजीटी का फॉर्म 2022 में भरा है, वो तो उसका एग्जाम करा दीजिए। सुपर टेट आपने 2018 में कराया, जो कि हर साल होती है, अब तक नहीं कराया है आपने, उसको कर दीजिए। जो पेपर लीक के मामले चल रहे हैं उन सबको शॉर्ट आउट कर दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। माफी चाहूंगा दिनेश जी, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, काफी लेट हो गया, लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि जहां पर एक माइनॉरिटी वर्ग है, उनके साथ सहानुभूति में जताई जा रही है, और दूसरी तरफ उन्हें ही उसी समय में कटघरे में भी खड़ा कर दिया जा रहा है देश में जो अव्यवस्था है उसको लेकर। कहीं ना कहीं आज वक्फ बिल की बात कर रहे हैं, कल कोई और मुद्दा होगा, लेकिन हम ये देखते हैं कि राजनीतिक दल समय समय पर अपने फायदे के लिए अपना स्थान बदल लेते हैं। जी, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और इंटरप्ट कोई नहीं करेगा। इस देश का धर्म के आधार पर विभाजन हो चुका है, और मुस्लिमों के बहुत बड़े बड़े धर्म गुरुओं का रेफरेंस इस समय मेरे पास नहीं, मैं आपको वो भी दिखा देता। ये विभाजन हो चुका है, इसलिए जिस चीज की बात कही जा रही है, मांग की जा रही है, उसकी कोई रिलेवेंट अब इस देश में नहीं बचती है, नंबर 1। नंबर 2, देश की सारी विधानसभाएं भी अगर वक्फ कानून के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देती हैं, तो किसी भी जिले के कलेक्टर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस कानून से अलग हटकर सोच सके। अगर ममता बनर्जी फोन करे किसी कलेक्टर को कि इस वक्फ के बारे में जो कुछ कोई आदेश नहीं होगा, तो कलेक्टर की इतनी हैसियत नहीं है कि उसको मालूम है कि कानून इतना सख्त है कि एक ही एडवर्स एंट्री कलेक्टर का कैरियर खत्म कर देगी। ये भारत सरकार का मैंडेटरी कानून है। ये जितने बैठकर बहस कर रहे हैं, जितने मुसलमानों को बदला रहे हैं, मुसलमानों को चाहिए कि आप अब उस कानून को देखें और जो आपके पास पेपर हो वो दिखाएं। मोटी तौर पर तो ये बात है, कोई किसी प्रकार का कोई रियायत नहीं है, कानून बहुत सख्त है। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी लंबी लिस्ट बना रहे थे, बता रहे थे, देखिए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान अखिलेश यादव का होने जा रहा है, और पहला परिणाम इस कानून का बिहार से है। दिनेश जी, समय थोड़ा सीमित है, माफी चाह रहा हूं। मैडम डिस्टर्ब मत करिए, डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। आप भविष्यवाणी नहीं करने लगे। नहीं, ठीक है, मैं वो जो सवाल आपने पूछा था पूजा जी, मैं ही पूछ लेता हूँ। नहीं, एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज। दिनेश, बहुत समय सीमित है। दिनेश जी, बस एक सवाल का जवाब चाहिए, एक न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इससे गरीब मुसलमानों को कैसे फायदा होगा। खेल खत्म हो चुका है, अखिलेश यादव का खेल खत्म हो चुका है। पहले आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारी बात सुनोगे। अब हमारी बात हो चुकी है, अब हमारी बात हो चुकी है। अरे त्रिकालदर्शी क्यों नहीं है? आप तो 3 महीने 13 में, आप 3 महीने 13 में, आप 3 महीने 13 में, आप क्या? एक मिनट, अच्छा ठीक है, आप लोग आपस में ऐसे चलाते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं सिर्फ दिनेश जी एक साधारण सा जवाब चाह रहा हूं कि जो दावा किया जा रहा है कि इससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, कुछ नहीं, वो कैसे होगा? मुसलमानों का एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा इस पूरे देश में, एक भी वोट। अगर ये दावा कर रहे हैं पसमानदा और फलाना, एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा, ये बीजेपी भी जानती है और ये सारा मीडिया भी जानता है। बहुत ही सीधे और सटीक आंसर दिनेश जी ने दिए। मैं बहुत माफी चाहता हूं आप सभी से, आप सभी कुछ कहना चाहते लेकिन समय इजाजत नहीं था, टीम वहां से पिन करी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो
कहीं ना कहीं अपीजमेंट की बात लगातार राजनीति में होती रहती है। हर एक राजनीतिक दल को कहीं ना कहीं इनलाइन माना जाता है कि किसी धार्मिक विशेष को खुश करने के लिए कोई कानून या प्रावधान लाए गए, लेकिन समय के साथ ये स्पष्ट हो जाता है कि अल्पकालिक समय में भले ही इसे शॉर्ट टर्म एनालॉजी कह सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब उसके नतीजे निकलकर सामने आते हैं तभी पता चल पाता है कि आखिर इस कानून को लाने से कुछ फायदा हुआ या कुछ नुकसान हुआ या फिर कुछ फर्क आया ही नहीं। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।